दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। हम बात कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कि कैसे अंडरवर्ल्ड एक तरीके से कारपोरेट के सामने टिक नहीं पाता। दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो कारपोरेट एक तरीके से अंडरवर्ल्ड का बाप है। हम गैंगस्टर्स को बहुत बड़ा बना देते हैं, लार्जर दैन लाइफ इमेज बना देते हैं, मीडिया उनको हीरो बना देता है। लेकिन एक अंडरवर्ल्ड के ऊपर जो बड़ी ताकत बैठी है, जिसको हम कारपोरेट माफिया कहते हैं, वो इन अंडरवर्ल्ड सरगनाओं को भी मिट्टी में मिला देता है। ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। अंडरवर्ल्ड के सरगना तब तक तो ज़िंदा रहते हैं, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, हर किस्म का क्राइम करते हैं, लेकिन जब कभी उनका पाला कारपोरेट आइडेंटिटी से पड़ता है तो उनको मार खानी पड़ती है, मात खानी पड़ती है। ऐसे बहुत से किस्से हैं अंडरवर्ल्ड में, लेकिन सबसे बड़ा किस्सा है अमर नायक का। कल हमने बात की थी मूसेवाला केस में कि कैसे म्यूज़िक माफिया जो है, कारपोरेट माफिया, वो एक इंसान को देखते देखते मिट्टी में मिला सकता है। इसी किस्म के बहुत सारे कारपोरेट माफियाज डिफरेंट फील्ड में काम करते हैं। जैसे माइनिंग माफिया बिहार का एक ज़माने में सबसे स्ट्रॉन्ग हुआ करता था, कोल माफिया जिसको कहते थे। उसी तरह बिहार में एक और माफिया चलता था जिसको रेल माफिया कहते थे। इंडियन रेलवेज़ की प्रॉपर्टीज़ की चोरी करनी, बड़ी बड़ी मिल से लोहा और स्टील निकालना, स्क्रैप निकालना बहुत बड़ा काम था अपने ज़माने में। बहुत हुकूमत की बहुत पैसा कमाया। सूर्योदय सिंह के टाइम से वो माफिया बहुत स्ट्रॉन्ग रहा पॉलिटिकली और क्रिमिनली। इसी तरह बहुत से माफिया चलते रहे। जैसे मुंबई में अंडरवर्ल्ड के साथ साथ एक चलता था डीजल माफिया, जिसमें नरसिया मामा और मोहम्मद अली का नाम सबसे ऊपर आता है। कितने मर्डर हुए, कितने लोगों को बेरहमी से उनके हाथ पांव तोड़े गए, काटे गए, गाड़ियों के नीचे दे के मरवाया गया। इंक्लूडिंग उस ज़माने का सबसे बड़ा खबरी सलीम खबरी और उसकी बीवी को एक ट्रॉलर के नीचे दे के मार दिया गया। तो इस किस्म के माफिया अलहदा अलहदा सूबों में चलते हैं। इसी तरह एनसीआर में कंस्ट्रक्शन माफिया, बिल्डर्स माफिया, बहुत बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के लोग आ गए और उनके रास्ते में जो आया उन सबको हटा दिया गया। उसी तरह जो मुंबई के साथ लगता इलाका विरार, वहाँ पे पानी माफिया 30-35 साल तक मीरा रोड, भायंदर, वसई, विरार, नालासपारा, नायगांव, इन इलाकों में पीने का पानी सप्लाई करने का पूरा काम एक परिवार करता रहा, जिसको हम भाई ठाकर की फैमिली कहते हैं। उन पानी माफिया के सामने कोई नहीं टिक सका। 35 साल के बाद वहाँ पे एक सरकारी पाइपलाइन आई तो लोगों का छुटकारा उससे हुआ। 35 सालों लोगों ने सरकारी पाइपलाइन लगने नहीं दी। ये बहुत सारे माफियाज हैं जिनका जिक्र बहुत कम होता है। इसी तरह मिल्स का बहुत बढ़िया माफिया है। कपड़े की मिलों का अपना माफिया, स्टील मिल का अपना माफिया, ऑयल मिल्स का अपना माफिया। तो ये लोग जहाँ जहाँ अंडरवर्ल्ड की एक ज़माने में मदद लेते हैं खड़ा होने में, वर्कर्स की स्ट्राइक तोड़वाने में और अपने मज़दूरों को डराने धमकाने में, पहले तो अंडरवर्ल्ड की मदद लेते हैं। और जब इनका काम चल पड़ता है तो उन्हीं अंडरवर्ल्ड के सरगनाओं को अपने रास्ते से हटा देते हैं जब उनको अपनी एग्जिस्टेंस को खतरा होता है। कुछ इसी तरह का खतरा हुआ अमर नायक से मुंबई के एक बड़े कपड़ा मिल के मालिक सुनीत खटाऊ को। आप सब ने वो कहानी बहुत बार सुनी होगी कि कैसे अमर नायक को एक पुलिस एनकाउंटर में विजय सलास्कर ने अगरीपाड़ा एरिया में मार गिराया। लेकिन उसके पीछे की असली कहानी शायद आपको नहीं बताई गई
क्योंकि लोग उसके बारे में जानते हुए भी चुप रहना बेहतर समझते हैं। अब बात कुछ ऐसे हुई कि 94 तक सुनीत खटाऊ की कपड़े की मिल जो थी वो बंद होने के कागार पे थी। अब देखिए वो कितना बड़ा माफिया होगा जब पूरी मुंबई की मिल्स 1983 से बंद पड़ी थी, बहुत बड़ी स्ट्राइक के बाद, जो स्ट्राइक उस समय के ट्रेड यूनियन लीडर दत्ता सामंत ने करवाई थी। 70 के एंड से वो स्ट्राइक शुरू होती है, करते करते 1983 तक तकरीबन मुंबई की 2-4 मिल को छोड़ के सारी की सारी फैक्ट्रियां कपड़े की और दूसरी बड़ी फैक्ट्री बंद हो जाती हैं स्ट्राइक की वजह से, कोई और कारण नहीं था। वो दौर था जब तकरीबन 3 से 4 लाख वर्कर जो थे, मिलों में काम करने वाले मजदूर, वो दत्ता सामंत के साथ जुड़ के हड़ताल पे चले गए। जो 3-4 फैक्ट्रीज चल रही थी, थोड़ा बहुत, पूरी 3 शिफ्ट में नहीं, कोई एक शिफ्ट में कि 2 शिफ्ट में, उनमें से एक थी खटाऊ स्पिनिंग एंड वीविंग मिल। उसका मालिक था सुनीत खटाऊ। ये मिल की लोकेशन कुछ ऐसी थी कि जो अंडरवर्ल्ड का ऑपरेशनल एरिया था, उस एरिया के मुताबिक वो मिल अरुण गवली के इलाके में पड़ती थी। वहाँ से 150-200 गज साउथ की तरफ आप चले जाएं तो बाईखला नागपाड़ा का एरिया शुरू हो जाता है, जो तकरीबन पूरा एरिया दाऊद इब्राहिम और पठान गैंग का एक समय गढ़ माना जाता था। नागपाड़ा वो पूरा एरिया वहाँ से शुरू हो जाता है और अमर नायक का वो एरिया नहीं पड़ता था। अमर नायक का एरिया अगरीपाड़ा तक एक तरीके से ख़त्म हो जाता था, उसके आगे से अरुण गवली की सल्तनत शुरू होती थी। अब देखिए झगड़ा क्यों होता है, क्योंकि अमर नायक बहुत बड़ा सरगना बन चुका था अपने गैंग का और इतना उसको जिसको कहते हैं बहुत रिस्की किस्म का आदमी था, बहुत बड़े बड़े रिस्क लिए। और उस ज़माने में उसके पास तकरीबन, अगर उसके बंदों की माने तो 1800 से लेके 2000 तक लड़के उसके साथ हर समय हथियारों से लैस तैयार रहते थे, उसके हुक्म पे कुछ भी काम करने के लिए। 40-50 लड़कों को उसने उस समय पल्सर मोटरसाइकिल खरीद के दिए थे और हर लड़के को एक एक पेजर दिया हुआ था ताकि वो एक दूसरे के टच में रहे। वो डिटेल में एक कहानी मैं आपको ये एक पहले एपिसोड में बता चुका हूँ। तो बहुत ख़तरनाक किस्म का दिमागी शातिर अंडरवर्ल्ड डॉन था अमर नायक। रावण इसलिए कहते थे कि वो खुद एग्जीक्यूशन को प्लान करता था, देखता था और उसको अंजाम तक पहुंचाता था। हर बड़े एक्शन में वो खुद हिस्सा लेता था ताकि अगर कहीं उसके आदमियों से बराबर काम नहीं हो तो वो खुद कर सके। बहुत बड़ी प्लानिंग करता था, हथियारों का ज़ख़ीरा था उसके पास। बम्बई का एक ही ऐसा डॉन था जिसके उस समय की LTTE के साथ श्रीलंका की जो बागी सेना थी उसके साथ उसके लिंक्स थे। उनके हथियार और ड्रग्स LTT के थ्रू आते थे और उनका इस्तेमाल वो अपना गैंग चलाने के लिए करता था। जितने खतरनाक रिवॉल्वर, पिस्टल, जर्मन मेड, रशियन मेड, नॉर्वे के इधर के हथियार, बेल्जियम वेपन, जर्मन वेपन, उस हर किस्म का हथियार अमर नायक के गैंग के पास था। सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक वेपन्स भी थी जो कृष्णा पिल्ले के साथ मिलके वो मंगवाया करता था, पिल्ले और उसके बेटे के साथ मिलके। खैर, तो 94 तक अमर नायक एक तरीके से जो 3 बड़े गैंग थे उस समय, दाऊद गैंग, गवली गैंग और अमर नायक गैंग, उसमें अगर देखा जाए आर्मी के हिसाब से तो उसके पास सबसे बड़ी सेना थी और ये दूसरे गैंग्स के लिए एक खतरे की घंटी थी। अब देखिए झगड़ा कहाँ से शुरू होता है, कारपोरेट बीच में कहाँ से आ जाता है। अब खटाऊ मिल, जैसे आपको मैंने बताया, वो बाईखाला जंक्शन के ऊपर, जहाँ मुंबई का जो फायर ब्रिगेड है उसका हेडक्वार्टर है, उसके साथ बिल्कुल लगती हुई मिल है और बड़ी स्ट्रेटजिक लोकेशन है। और वो मिल को एक उन दिनों में सरकार ने एक स्कीम निकाली स्ट्राइक से लोगों को उभारने के लिए
कि जो लोग अपनी मिल की मशीनरी और मिल को सिटी में से शिफ्ट करके मुंबई शहर के बाहर कहीं लेके जाते हैं तो उनको कुछ फैसिलिटी सरकार ने दी कि बाहर उनको ज़मीन सस्ती दी जाएगी, मशीनरी के लिए लोन भी दिया जाएगा और कुछ साल के लिए उनके ऊपर टैक्स भी नहीं लगेगा। लेकिन शिफ्ट करने के लिए मज़दूरों की मंजूरी ज़रूरी थी। ये एक सबसे बड़ा एक स्टम्बलिंग ब्लॉक था। बहुत सी डील्स इसलिए रुक गई कि वर्कर्स मानने को तैयार नहीं थे। अब जो वर्कर उस एरिया में रहते हैं उनको रोज़ मुंबई के बाद 70-80 किलोमीटर जाना आना वो बहुत स्ट्रेटजिकली लॉजिस्टिकली सही नहीं था। तो ये स्कीम रखी गई कि वन टाइम पेमेंट करके VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत सब वर्करों को लंप सम पैसा दे दिया जाए और जो मिल है उसकी मशीनरी निकाल के बाहर ले जाई जाए। तो इस स्कीम्स के चलते हुए सब वर्कर्स को मनाना बहुत सारी फैक्ट्रीज़ के लिए मुश्किल हो गया। आधे पचाधे वर्कर मान जाते थे, बाकी नहीं मानते थे। कुछ पैसा ज़्यादा मांगते थे, कुछ फैसिलिटीज़ मांगते थे और एक सबसे बड़ी बात थी, बहुत सारी मिल्स के साथ वर्करों के रहने के घर भी बने हुए थे। चॉल्स बनी हुई थी जिनको हम चॉल्स कहते हैं। उनमें छोटे छोटे घर होते थे वर्करों के। वर्कर्स ने ये डिमांड रखी कि हमें पैसे के साथ साथ घर का पैसा भी दिया जाए, हमें घर मुहैया करवाया जाए और इस इलाके के नज़दीक करवाया जाए, तो हम छोड़ेंगे, नहीं तो हम नहीं छोड़ेंगे। अब काफ़ी सारी मिल्स ने ज़ोर आजमाइश करके अंडरवर्ल्ड की मदद से वर्कर्स को डरा धमका के फैसला कर लिया। वही तरीका अपनाया सुनील कटाऊ ने। उसने अपने वर्कर्स को मनाने, डराने, धमकाने के लिए अरुण गवली का साथ लिया, क्योंकि अरुण गवली का इलाका था। कहते हैं कि 50 करोड़ में डील हुई। 500 करोड़ रुपया फैक्ट्री की कीमत लगाई गई थी, जो उस समय की मार्केट प्राइस से बहुत कम थी। वहाँ से डिस्प्यूट शुरू होता है। मालिकों ने कहा कि हम तुम्हें 10% देने को तैयार हैं, 50 करोड़ रुपया, आप हमारे वर्कर्स का सिग्नेचर करवा दीजिए ताकि हम इनको पैसा दे के निकल जाए। अब वो वर्कर अरुण गवली ने उस 50 करोड़ में से अपना भी हिस्सा रखना था, कुछ वर्कर्स के लीडर को देना था। ये सब करते करते मामला डिले होता गया, लेकिन इसकी जो अंदर की बात थी वो अमर नायक तक पहुंची। उसने बीच में दखल दिया कि आपकी फैक्ट्री की कीमत आप बहुत कम बता रहे हो, आपको 150 करोड़ रुपया देना पड़ेगा तो हम ये मिल खाली होने देंगे। तो वर्कर्स की 2 यूनियन हो गई, एक अमर नायक के साथ, एक अरुण गवली के साथ। उसके लिए मालिकों से जो मीटिंग्स होती थी, अरुण गवली से अलग और अमर नायक से अलग। लेकिन अमर नायक बहुत डेंजरस था। अरुण गवली काफ़ी हद तक पैसा लेके बातचीत करके मान जाता था, लेकिन अमर नायक बहुत ज़्यादा बड़ी रकम रख के मानता नहीं था। तो अरुण गवली के चलते हुए अमर नायक की सुनीत कटाऊ से दुश्मनी हो जाती है। अब सुनीत कटाऊ ने पैसा देने से मना कर दिया कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ अरुण गवली से बात करेंगे। अब इसको लेके बहुत बड़ा चैलेंज था अमर नायक के लिए कि मेरे जैसे आदमी को एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने इनकार कर दिया। आज एक ने किया है, कल दूसरा करेगा। अब जैसे अंडरवर्ल्ड में होता है, फैसला लिया गया कि उसको ख़त्म कर दिया जाए। अब एक हमारे महालक्ष्मी ब्रिज है वहाँ पे, जो रेस कोर्स और 7 रास्ता को जोड़ता है। 7 रास्ता से हो के जो रोड जाती है वो सुनीत कटाऊ की मिल को जाती थी। ऑफिस उनका बैरड स्टेट में था, लक्ष्मी बिल्डिंग में। बैरड स्टेट में ही और दूसरी बड़ी बड़ी कपड़े की मिल वालों के दफ्तर भी थे। बैरड स्टेट बहुत रिच कमर्शियल एरिया मुंबई का गिना जाता है। अगर आप उसमें शाम को जाएं कभी लेट इवनिंग में या नाइट के शुरू में, तो आपको ये लगेगा कि आप मुंबई में नहीं, लंदन के एक सबर्ब में घूम रहे हो। पूरी इमारतें अंग्रेज़ों के टाइम की बनी हुई और लंदन के इलाके की तरह बनी हुई हैं। बहुत बढ़िया एरिया है, बहुत बड़े बड़े लोगों के कंपनीज़ के हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे। खैर, अमर नायक ने पूरी फील्डिंग लगाई और
पूरी रैकी करके ये फैसला किया गया कि इसको महालक्ष्मी ब्रिज के ऊपर, जहाँ उस ज़माने में बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम लगा करता था, वहाँ पे इसकी गाड़ी को रोक के मारा जा सकता है। तो 3 टीम का गठन किया गया। पहली टीम में से लोगों ने गाड़ी में से उतर के इसकी जो विंडशील्ड थी मर्सिडीज गाड़ी की सुनील खटाऊ की, उसको तोड़ना था। दूसरी टीम ने उसको गोलियां मारनी थी और तीसरी गाड़ी एक मारुति 800 में अपने एक साथी के साथ अमर नायक रावण खुद बैठा था कि ये दोनों टीम से कहीं कोई कमी रह जाए तो मैं खुद जाके काम करूँगा। 2 वेपन इसके पास थी, एक वेपन इसके साथी के पास थी, बाकी वेपन इसकी 2 टीम के पास थी। खैर, वो पहले वाली दोनों टीमों ने उसका कांच तोड़ा हथौड़े से, फिर गोलियां चलाई और सुनील खटाऊ को उसकी गाड़ी में बैठे बैठे मार दिया गया। अब यहाँ से लड़ाई शुरू होती है कॉरपोरेट वर्ल्ड की और अमर नायक की। ये किस्सा 1994 का है। इस केस के बाद अमर नायक के ऊपर बहुत प्रेशर बढ़ता है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, कपड़ा व्यापारी और जो इंडियन मर्चेंट्स एसोसिएशन थी, वो मिल ओनर्स एसोसिएशन, इस किस्म की जो जथेबंदियाँ थी मिल ओनर्स की, उन लोगों ने चीफ मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर से, पुलिस कमिश्नर से मीटिंग्स रखी शुरू की। सरकार शिवसेना की थी, मुख्यमंत्री शिवसेना का, होम मिनिस्टर बीजेपी का। गोपीनाथ मुंडे बहुत बड़ा महाराष्ट्र का लीडर था बीजेपी का, और उसका एक रिश्तेदार प्रमोद महाजन सेंट्रल लेवल पे बीजेपी का बहुत बड़ा लीडर था। प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे आपस में जीजा साला थे, बहुत नज़दीकी रिश्ते थी। और प्रमोद महाजन के चलते हुए और कुछ अपना वजूद, अपना भी किरदार, अपना वकार जो था गोपीनाथ मुंडे का, बहुत बड़ा ग्रास रूट लेवल का लीडर था महाराष्ट्र का, और बहुत बढ़िया इंसान भी था, बहुत अच्छी तरह मिलता था सबको। मेरे साथ भी बहुत सी मुलाकातें हुई ओवर द ईयर्स। तो अब शिवसेना के करीब माना जाता था अमर नायक। खटाऊ मर्डर के बाद अमर नायक ने शिवसेना सुप्रीमो बाला साहेब ठाकरे के साथ बातचीत की, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट का प्रेशर जो था वो बीजेपी के थ्रू सरकार पे पड़ने लगा। गोपीनाथ मुंडे ने स्टैंड ले लिया कि अगर इस किस्म की हरकतें महाराष्ट्र में होती रही तो ये स्टेट कभी तरक्की नहीं करेगी। इस तरह से इंडस्ट्रियलिस्ट मरने लगे तो अंडरवर्ल्ड जो है वो हावी हो जाएगा और स्टेट का नुकसान होगा। तो गोपीनाथ मुंडे ने जो अंडरवर्ल्ड को टाकरा देने के लिए जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की जो टीम्स बनाई हुई थी, उनको बुला के एक स्पेशल मीटिंग की। उनको पूछा गया कि आप अंडरवर्ल्ड से लड़ने के लिए क्या प्रॉब्लम है आपको। तो सब इंस्पेक्टर जो थे, प्रदीप शर्मा, विजय सलास्कर, रविंद्र आंग्रे, प्रफुल्ल भोसले, इन जैसे लोगों ने अपनी अपनी मजबूरियां होम मिनिस्टर को बताई। सबसे पहली मजबूरी ये थी कि हमारे पास हथियार अच्छे नहीं हैं, इनके पास AK-47 और सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स हैं, हमारे पास पुराने वो 38 बोर के रिवाल्वर पिस्टल जो काम नहीं करते। तो उस ज़माने में आप मानोगे नहीं, पर विजय सलास्कर ने एक SLR की मांग की, बाकी ऑफिसर ने AK-47 मांगी, विजय सलास्कर ने SLR मांगी, और गोपीनाथ मुंडे ने कुछ दिनों में वो वेपन अरेंज करवा के ऑफिशियल तौर पे इन ऑफिसर को दी। आपने बहुत सी तस्वीरें देखी होगी विजय सलास्कर के हाथ में एक सेल्फ लोडिंग राइफल SLR। आप देखिए, आप क्या क्रिमिनल से लड़ने के लिए पुलिस को SLR चाहिए होती है, वो तो आर्मी की वेपन है। खैर, एक तरीका था उस समय लड़ने का। तो इन लोगों को खुले छूट दी गई, कुछ भी हो जाए इनको छोड़ना नहीं और इनको पकड़ना नहीं, इनको अभी एलिमिनेट करना शुरू करो। जब इतना बड़ा रिजॉल्व हो गया, और साथ साथ सुनीत खटाऊ की पत्नी ने अनऑफिशियली 5 करोड़ रुपए का रिवार्ड अनाउंस कर दिया कि जो आदमी अमर नायक को मारेगा उसको 5 करोड़ रुपया मैं अपनी तरफ से दूंगी। थोड़े दिनों के बाद वो रिवार्ड 5 करोड़ से
10 करोड़ कर दिया गया। ये अखबारों में आया, पूरी दुनिया को पता है। अब 10 करोड़ रुपया 94 में बहुत बड़ा अमाउंट गिना जाता था। तो ऑफिसर की ढूंढनी तलाश शुरू की गई अमर नायक की। अब देखिए 94 तक अमर नायक ने 70-80 मर्डर केसेस में इन्वॉल्वमेंट थी। बहुत करोड़ों रुपए की उन्होंने फिरौती मांगी, रंगदारी की, हफ्ता वसूली, ये सब करते रहे, लेकिन किसी ने इतना बड़ा अभियान उनके खिलाफ नहीं चलाया। जब एक कारपोरेट को मारा जाता है तो पूरी सरकार की मशीनरी हरकत में आ जाती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ अंडरवर्ल्ड से भी बड़ा कारपोरेट माफिया है। उन लोगों के प्रेशर के नीचे आके अमर नायक को ढूंढना शुरू किया जाता है। अंडर प्रेशर अमर नायक देश छोड़ के सिंगापुर, हांगकांग चला जाता है और वहाँ जाके सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी करवाता है, फेशियल फीचर्स चेंज करवाता है अपनी पहचान को छुपाने के लिए। और वहाँ से 1.5 साल बाहर रहने के बाद 1996 में अपना चेहरा पूरी तरह बदल के वापस आता है। शहर में घूमता है, कोई उसको पहचानता नहीं, आवाज़ से लोग पहचानते थे। और वापस आने के बाद उसकी वो पूरा कहानी मैं आपको पहले एक एपिसोड में बता चुका हूँ। लेकिन उसको ढूंढा गया, एक होटल में से उसको पकड़ा गया, उसके बाद उसी रात को उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। वो शख्स जिसका एक ज़माने में शिवसेना के साथ, बीजेपी के लीडर्स के साथ उठना बैठना था पर्सनल लेवल से, उन्हीं लोगों ने कारपोरेट के प्रेशर के नीचे आके अमर नायक का एक एनकाउंटर में खात्मा कर दिया। इस किस्म की कारपोरेट माफिया और अंडरवर्ल्ड के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।